हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 7 प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट के बारे में। तो हम इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 20 नंबर तक के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था। और आज की ये लास्ट क्लास होगी यूनिट 7 की, यानी कि जो हमारे 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं 21 से 26 नंबर तक के, उन न्यूमेरिकल्स को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही जो हमारी यूनिट 7 है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। देन हम कल से जो हमारी नई यूनिट है यानी कि यूनिट 8 उसके बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 8 को कंप्लीट करेंगे। देन हम फिर मैग्नेट वाली यूनिट में चले जाएंगे। और जो मैग्नेट की 3 यूनिट एक साथ दी हुई हैं, यानी एक दूसरे से लिंक यूनिट, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था वैद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में वहाँ पर हमने 3 यूनिट लगातार पढ़ी थी। तो इसी प्रकार से हमको मैग्नेट वाले में भी 3 यूनिट लगातार पढ़नी है, जो कि मैग्नेट से ही रिलेटेड है, चुंबक से ही रिलेटेड हमारी यूनिट्स हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। देन हम फिर देखेंगे किस प्रकार से हमको आगे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के लिए, जिसमें L दिया हुआ है, C दिया हुआ है और R दिया हुआ है। LCR परिपथ है, तीनों टर्म्स हमको दिए गए हैं और यहाँ पर निकालना है क्या, अनुनादी आवृत्ति तथा Q कारक निकालिए, यानी कि Q कारक निकालना है और अनुनादी आवृत्ति का मान निकालना है। और फिर आगे ये क्या कहा गया है, ये फिर एक थ्योरेटिकल पोर्शन है छोटा सा, इसके साथ ही दिया गया है कि परिपथ के अनुनाद की तीक्ष्णता को सुधारने की इच्छा से अर्ध उच्चिष्ट पर पूर्ण चौड़ाई को 2 गुणक द्वारा घटा दिया जाता है। इसके लिए उचित उपाय सुझाइए, यानी उचित उपाय क्या होगा ये हमको यहाँ पर बताना है। और जो मेन न्यूमेरिकली टर्म्स हमको निकालने हैं वो निकालने हैं कि अनुनादी आवृत्ति और Q कारक क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें हमको L, C और R के मान तो दिए गए हैं। तो अनुनादी आवृत्ति सबसे पहले निकलेगी 1/√LC, यानी L का मान हमको दिया गया है अंडर रूट के अंदर 3 × 27 × 10⁻⁻6, क्योंकि ये माइक्रोफैरड दिया हुआ है जो C का मान है, तो इसको हम बना लेंगे फैरड में। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 81 × 10⁻⁻6, और ये 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, यानी 1/9 करके कुछ आएगा। और ये जो पावर में यानी जो घात लगी हुई है ये भी यहाँ पर आएगी, तो 1/9, तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो समथिंग आपको भी निकालना है कैलकुलेशन करके। तो ये 111 समथिंग आएगा रेडियन पर सेकंड में, ये आपका आंसर आएगा अनुनादी आवृत्ति। वैसे आपको सॉल्व कर लेना है, और 1/9 का मतलब ही यही होगा कि 111 आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से भाग यहाँ पर नहीं जाएगा। तो ये आ गया हमारी अनुनादी आवृत्ति। अब आगे हमको निकालना है क्या, अब निकालना है हमको गुणक, यानी कि Q का मान। तो Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो Q बराबर होता है फार्मूला हमारा Q बराबर XL/R, और XL क्या होगा, ये होगा ω/R × L/R, क्योंकि हमको मान सिर्फ और सिर्फ L, R और C के पता है, ना कि XL के ना कि XC के, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे। और ओमेगा का मान हमारा आया 111 × 30 नहीं सॉरी ये 3 होगा, L का मान 3 है, और नीचे R का मान दिया गया है 7.4। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, जो Q का मान आएगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि Q एक गुणक है, एक कारक है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको करके इस जगह लिख देना है, जो भी आंसर आए। उसके बाद आंसर आप मैच भी कर सकते हैं अपनी बुक से, तो सेम टू सेम आपको आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसको पूछ भी सकते हैं। अब क्या होगा कि अर्ध उच्चिष्ट पर पूर्ण चौड़ाई को आधा करने अथवा समान आवृत्ति के लिए Q को 2 गुना करने हेतु R का आधा कर देना चाहिए। हमको R को R/2 कर देना चाहिए अगर हमको अर्ध उच्चिष्ट पर पूर्ण चौड़ाई को आधा करना है। ये समान आवृत्ति के लिए Q को 2 गुना करना है, क्योंकि Q के साथ R का प्रोपोर्शनल संबंध होता है। तो जब हम R को आधा कर देंगे तो Q ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, यानी 2 गुणक हो जाएगा Q का मान। अगर हम R का मान क्या कर दें, R/2 कर दें या आधा कर दें। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें जो 5 क्वेश्चन हमारे दिए हुए और सभी को ये एक थ्योरेटिकल पूरी तरीके से क्वेश्चंस हैं, जिनको हमने पूरा जो थ्योरी पोर्शन है इस यूनिट का वो भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए, तो हम हल्की से आपको यहाँ पर हिंट दिए दे रहे हैं। बाकी जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं वो ऑलरेडी हम थ्योरी पोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ए नंबर जो क्वेश्चन है, ए नंबर क्वेश्चन है
तो ये कह रहा है क्या किसी एसी परिपथ में प्रयुक्त तात्क्षणिक वोल्टता परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए अवयवों के सिरों पर तात्क्षणिक वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है? क्या यही बात आरएमएस वोल्टताओं में भी लागू होती है? तो आरएमएस वोल्टताओं के लिए यह सत्य नहीं है, क्योंकि जो विभिन्न अवयवों की आरएमएस वोल्टताएं हैं वो समान कला में नहीं होती हैं। जो आरएमएस वोल्टताएं होती हैं वो समान कला में नहीं होती हैं, समान कला में नहीं होती आरएमएस वोल्टताएं अलग अलग अवयवों की। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यह जो तथ्य है वो आरएमएस वोल्टताओं के लिए सत्य नहीं है। बाकी जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो पूरी तरीके से सत्य है, यानी कि एसी परिपथ में प्रयुक्त तात्क्षणिक वोल्टता परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए अवयवों के सिरों पर तात्क्षणिक वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बिल्कुल सत्य बात कही गई है, लेकिन जो नीचे वाली बात है यानी कि आरएमएस वोल्टताओं के लिए तो ये चीज़ लागू नहीं होती है। और इसका रीजन है, इसका कारण है कि विभिन्न अवयवों की आरएमएस वोल्टताएं समान कला में नहीं होती है। अब आगे देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन है प्रेरण कुंडली के प्राथमिक परिपथ में एक संधारित्र का उपयोग करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा कि संधारित्र को जब हम उससे जोड़ देंगे तो जो धारा है परिपथ को जो दी जाने वाली धारा है वो संधारित्र को क्या कर देगी? आवेशित कर देगी। तो ये प्रभाव पड़ेगा अगर प्रेरण कुंडली के प्राथमिक परिपथ में हम एक संधारित्र का उपयोग कर दें तो। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सी को। तो एक प्रयुक्त वोल्टता संकेत एक डीसी वोल्टता तथा उच्च आवृत्ति के एक एसी वोल्टता के अध्यारोपण से निर्मित है। यानी क्या है, एक प्रयुक्त वोल्टता संकेत एक वहाँ पर डीसी वोल्टता लगी हुई है और उच्च आवृत्ति के एक एसी वोल्टता लगी हुई है, दोनों के अध्यारोपण से, और परिपथ एक श्रेणीबद्ध प्रेरक तथा संधारित्र से निर्मित है। तो हमको ये बताना है कि डीसी संकेत सी तथा एसी संकेत एल के सिरे पर प्रकट होगा। तो जो संधारित्र है वो डीसी सिग्नल को रोक देता है। क्यों रोक देता है? क्योंकि डीसी के लिए जो एफ आवृत्ति का मान होता है वो होता है 0 संधारित्र के लिए। तो संधारित्र डीसी सिग्नल को रोक देता है, अतः डीसी सिग्नल वोल्टता संधारित्र के सिरों पर प्रकट होगा, जबकि एसी सिग्नल प्रेरक के सिरों पर प्रकट होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो डीसी संकेत है वो संधारित्र यानी कि जो डीसी सिग्नल वोल्टता है वो संधारित्र के सिरों पर प्रकट होगी, और जो एसी सिग्नल प्रेरक वो प्रेरक के सिरों पर प्रयुक्त होगा। तो इतना सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब क्या है, डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक लैंप से श्रेणी क्रम में जुड़ी चौक को एक डीसी लाइन से जोड़ा गया है। लैंप तेजी से चमकता है, चौक में लोहे के क्रोड को प्रवेश कराने पर लैंप की दीप्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि एक ऐसी लाइन से लैंप का संयोजन किया जाए तो तदनुसार प्रेक्षणों की प्रागुक्ति कीजिए। तो इसका ये मतलब है कि जो डीसी लाइन के लिए वोल्टेज होता है, डीसी लाइन में वोल्टेज होता है वो V बराबर 0 होता है, यानी कोई वोल्टेज नहीं होता डीसी लाइन में। अब क्या कहा गया है कि चौक की जो प्रतिबाधा है, यानी प्रतिबाधा क्या होती है, XL बराबर होता है 2FL, और आवृत्ति क्योंकि 0 है 2πfL, और ये यहाँ पर डीसी वोल्टेज के लिए जो F का मान है, आवृत्ति का मान है, वो यहाँ पर 0 होगा। तो XL बराबर 2πfL, तो ये भी 0 होगी। तो चौक दिष्ट धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालती, इससे जो लैंप है वो तेज से चमकता है। और एसी लाइन में जो चौक है वो उच्च प्रतिघात उत्पन्न करती है, यानी कि L का मान अधिक होने के कारण जो लैंप में धारा है वो घट जाती है, और उसकी चमक क्या होती है, उसकी चमक जो होती है वो मध्यम पड़ जाती है, यानी कि धीमी पड़ जाती है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा थोड़ा हमने आपको बता दिया, और जो इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड थ्योरी पोर्शन है वो ऑलरेडी हम इस यूनिट में कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं अब ई नंबर क्वेश्चंस को, यानी कि एसी मेंस के साथ कार्य करने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चौक कुंडली की आवश्यकता क्यों होती है। यानी एसी मेंस के साथ जो कार्य करने वाली जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें प्रयुक्त चौक कुंडली की क्या आवश्यकता होती है। चौक कुंडली के स्थान पर सामान्य प्रतिरोधक का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। हम चौक कुंडली का उपयोग ही उस जगह क्यों करते हैं। तो चौक कुंडली हमने आपको पढ़ाई नहीं है, बाद में पढ़ा देंगे, और क्योंकि जो हमारा नया सिलेबस था तो उसमें चौक कुंडली नहीं थी, इसलिए हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया, लेकिन बाद में हम आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से बता देंगे। तो चौक कुंडली क्या होती है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक प्रेरक का कार्य करती है, यानी जो चौक कुंडली होती है एक प्रेरक के रूप में कार्य करती है और बिना शक्ति खर्च किए धारा को कम कर देती है, यानी ये रिड्यूस कर देती है करंट को रिड्यूस कर देती है बिना शक्ति क्षय किए। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है
इसीलिए हम प्रतिरोध का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रतिरोध का उपयोग करेंगे तो शक्ति भी खर्च होगी और तब वो धारा को कम करेगा। तो यदि चोक के स्थान में प्रतिरोधक का प्रयोग करें तो वह धारा को कम तो कर देगा, परंतु विद्युत शक्ति ऊष्मा के रूप में व्यय होती रहेगी, यानी बहुत सारी जो शक्ति है वो यहाँ पर व्यय हो जाएगी। तो इसीलिए ऊर्जा को बचाने के लिए, उस शक्ति को बचाने के लिए हम प्रतिरोधक का प्रयोग ना करके वहाँ पर हम चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका मेन रीज़न यही है कि चोक कुंडली प्रेरक के रूप में कार्य करती है और वो बिना शक्ति को खर्च किए ही धारा को कम कर देती है, जबकि जो प्रतिरोधक होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो ऊष्मा के रूप में जो शक्ति है उसको व्यय करता है और फिर धारा को कम करता है। तो धारा को कम दोनों चीज़ें करती हैं, लेकिन जो शक्ति का क्षय नहीं करेगी हम उसी को प्रेफर करेंगे, उसी को लगाना हम प्रेफर करेंगे। इसीलिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक कुंडली की आवश्यकता होती है, ना कि वहाँ पर हम प्रतिरोधक का उपयोग नहीं कर सकते। करने को कर तो सकते हैं क्योंकि दोनों का काम ही धारा को कम करना है, लेकिन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा शक्ति वहाँ पर ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाएगी, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से जो 5 क्वेश्चन है 22 नंबर के, इसको भी हमने अच्छी तरीके से समझा। सारे क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल थे, जिनको हमने अच्छी तरीके से आपको बताया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचयी ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक में कितने फेरे होने चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, और आगे जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो ट्रांसफार्मर टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे। और अपने थ्योरी पोर्शन में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो भी हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफार्मर ही पढ़ा था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें दिया हुआ है जो चीज़ें दी गई हैं, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है 4000 और वोल्टेज दिया गया है प्राथमिक कुंडली में 2300 वोल्ट और सेकेंडरी में 230 वोल्ट, और उसके बाद NS दिया गया है यहाँ पर, यानी कि सेकेंडरी कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो हमको यहाँ पर निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है VS/VP बराबर NS/NP। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था ना पीछे जब हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS बराबर VS/VP इंटू NP। तो यानी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में जो फेरों की संख्या होगी NS बराबर वो होगी VS/VP इंटू NP। तो इन सभी का मान हमको रखना है जो मान दिए गए हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमको केवल और केवल द्वितीयक में फेरों की संख्या चाहिए। तो VS क्या है, VS है 230, VP है 2300 इंटू NP है 4000। ये हो जाएगा 10, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यानी NS सेकेंडरी में जो फेरों की संख्या है वो आ जाएगी 400। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र में जल दाब शीर्ष 300 मीटर की ऊंचाई पर है और उपलब्ध जल प्रवाह 100 मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स है। यदि टरबाइन जनित्र की दक्षता क्या हो, 60% हो, तो संयंत्र से उपलब्ध विद्युत शक्ति का आकलन करें। यानी हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है विद्युत शक्ति, और ये सभी टर्म्स हमको दिए गए हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, H बराबर 300 मीटर, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और आयतन दिया हुआ है V बराबर 100 मीटर क्यूब, और जो दक्षता है वो दी गई है 60%। अब यहाँ पर क्या होगा, जल विद्युत शक्ति बराबर, यानी यहाँ पर एक नया फार्मूला लगेगा, जल विद्युत शक्ति बराबर जल स्तंभ का दाब इंटू आयतन, और वैसे भी शक्ति बराबर होता है ये दाब इंटू आयतन। तो ये होगा H, दाब होगा यहाँ पर H रो G इंटू V। तो शक्ति आ जाएगी यहाँ पर, H का मान कितना है, H का मान है 300 इंटू 10 इंटू 9.8 इंटू 100। तो ये जब आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो जो शक्ति है यानी जल विद्युत शक्ति है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और ये जो आंसर आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा शक्ति का, जबकि अभी हमने यहाँ पर दक्षता का यूज़ नहीं किया है, यानी टरबाइन जनित्र की दक्षता अभी तो दी हुई है 60%, तो उसका यूज हमने अभी नहीं किया है। तो हम एक और फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे जो कि होता है जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति। तो ये होगा कुल शक्ति जितनी हमारी निकलेगी
इंटू उसमें दक्षता का गुणा करेंगे। दक्षता कितनी है 60%, यानी 60/100, और इंटू में कुल शक्ति जो हम निकालेंगे वो रख देंगे, और जितना भी मान आएगा वही हमारा होगा क्या आंसर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व होता है। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से कस्बे में 220 वोल्ट पर 800 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता है। विद्युत शक्ति ले जाने वाली दोनों तारों की लाइनों का प्रतिरोध दिया हुआ है, और कस्बे का उप स्टेशन में लगे 4220 वोल्ट अपचयी ट्रांसफार्मर से लाइन द्वारा शक्ति पहुंचती है। तो 3 क्वेश्चंस के हमको यहाँ पर क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो 25 नंबर क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले तार की लाइनों का जो प्रतिरोध है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 किलोमीटर इंटू 0.5 ओम, यानी किलोमीटर प्रति ओम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 15 ओम पहले ही आर का मान। और फिर उप स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर के लिए वीपी यानी कि प्राथमिक का वोल्टेज ओएस बराबर 220 वोल्ट, ये हमने मान लिया। और धारा क्या होगी आईपी आईएस, यानी कि प्राथमिक में धारा आईपी और द्वितीयक में धारा आईएस। तो अब परिपथ द्वारा दी गई शक्ति यानी कि वीएस इंटू आईएस बराबर होगी 800 किलोवाट, या इसे ही हम लिख सकते हैं 800 इंटू 10⁻³ वाट। अब क्या होगा, अब धारा निकालनी है तो आईपी बराबर वीएस इंटू आईएस अपॉन वीपी। तो ये मान दिया हुआ है 800 इंटू 10⁻³ अपॉन 400। तो ये 2 0 से 2 0 कटे, और ये हो गया 20, और यहाँ पर हो गया 10⁻², यानी कि जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 200 एम्पियर। अब हमको निकालना है यहाँ पर शक्ति क्षय। तो शक्ति क्षय क्या होगा, यानी कि P बराबर IP² इंटू R बराबर 200 का स्क्वायर इंटू 15, 600 किलोवाट, ये आ जाएगा हमारा आंसर। और अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो बी नंबर कह रहा है क्वेश्चन, तो बी नंबर क्वेश्चन है संयंत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति। संयंत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति होगी कितनी 800 किलोवाट पहले हो गई, और ये जो शक्ति अभी आई 600 किलोवाट, टोटल कितनी हो गई 1400 किलोवाट। तो ये आंसर है बी नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। तो सप्लाई लाइन पर जो विभवपात होगा, यानी कि जो विभव होगा IP इंटू R, ये होगा 200 इंटू 15 बराबर 3000 वोल्ट, और उप स्टेशन पर लगा अपचयी ट्रांसफार्मर कितना है, तो ये है, ये हो जाएगा 3000, 4000 वोल्ट और 220 वोल्ट, इस प्रकार का है। तो इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर विभवपात क्या होगा 4000 वोल्ट, ये दिया हुआ है क्योंकि ट्रांसफार्मर की क्षमता है, तो प्राथमिक कुंडली पर विभवपात 4000 वोल्ट। तो संयंत्र पर लगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर को प्रदान की जाने वाली वोल्टता, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे कुल वोल्टता निकालने के लिए, यानी कि 3000 और 4000, तो ये हो जाएगा 7000 वोल्टेज प्रदान की जाने वाली जो वोल्टता होगी 3000 प्लस 4000 7000 वोल्टेज हो जाएगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 वोल्ट और 7000 वोल्ट, इस प्रकार का हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रतिशत शक्ति क्षय, तो प्रतिशत शक्ति क्षय निकालेंगे यहाँ पर। तो ये होगा 600 अपॉन 1400 इंटू 100 बराबर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और फिर 2 नीचे ऊपर, तो 40.22 समथिंग % में आएगा ये जो प्रतिशत में शक्ति क्षय है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आपको अच्छी तरीके समझते हुए इसको सॉल्व करना है। और इसी प्रकार से मिलता जुलता सेम टू सेम आपका क्वेश्चन जो है वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो है कैसा, सेम एज 25। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, सेम टू सेम प्रोसेस वहाँ पर भी करना है जो अभी हमने ऊपर किया 25 नंबर क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से जो हमारे 26 नंबर तक के क्वेश्चन थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और कल हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट 8 वैद्युत चुंबकीय
तरंगे। तो इस यूनिट को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। जो हमारी यूनिट 7 थी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, इसका जो थ्योरी पोर्शन था उसको हमने पहले अच्छी तरीके से कवर किया और फिर हमने इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स हैं और जिनमें कैलकुलेशन पार्ट आपको स्वयं ही करना होगा और फिर आप आंसर मैच करिए। और फिर भी अगर आपका आंसर नहीं आता तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं यूनिट नंबर, क्वेश्चन नंबर से। तो एक डिस्कशन यानी कि डाउट सेक्शन का एक वीडियो हम बनाएंगे, तो जिसमें सभी आपके डाउट्स वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।